फैसिलिटी हमारे पास आती है कि हम लोग उसको उसमें से कुछ चीजें अपनी कस्टमाइज करवा सकते हैं। मतलब उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप चेंजेस करवा सकते हो। आप कस्टमाइजेशन का से मुराद रीडिजाइनिंग नहीं है। एक वर्ड होता है रीडिजाइन करना, एक होता है कस्टमाइज करना। रीडिजाइन से मुराद है कि पूरी चीज का स्ट्रक्चर चेंज कर देना, और कस्टमाइजेशन से मुराद है कि उसके अंदर हल्की फुल्की चेंजेस करना, मतलब उसका स्ट्रक्चर फाइन रहे, स्ट्रक्चर चेंज ना हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप उसको थोड़ा बहुत चेंजेस के अंदर ला सकते हैं। उसके बाद है एक पॉइंट वैरायटी ऑफ कमोडिटी। ऑनलाइन आपके पास वैरायटी बहुत ज्यादा है। क्या आप ऑनलाइन स्टोर पे जाते हो, एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल आपको क्वालिटीज मल्टीपल प्राइसेस के अंदर नजर आती हैं, जो कि आपको शायद आपकी लोकल मार्केट के अंदर या फिजिकल स्टोर के अंदर इस तरह से अवेलेबल ना हो। तो आप लोग ये चीज भी ई कॉमर्स को सपोर्ट कर रही है कि बिजनेसेस ई कॉमर्स पे मूव हो, क्योंकि कस्टमर भी मूव हो रहा है। कि दोनों चीजें, इन दोनों के लिए ये चीज स्पेशल है। कस्टमर के लिए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आती है, और जो आपके लोकल बिजनेसेस हैं इनके लिए भी बहुत से अपॉर्चुनिटीज इसमें से निकल के आ रहे हैं। उसके बाद है चेंजिंग कस्टमर बिहेवियर। ओवर द टाइम कस्टमर का बिहेवियर चेंज होगा। आज की दुनिया में अगर आप देखो तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, और विद टेक्नोलॉजी चेंजेस आप ये देखते हो इंटरनेट के आने से बहुत सारी चीज हमारी वे ऑफ लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें इफेक्ट हुई हैं। आज की दुनिया में अगर आपने कोई चीज परचेज करनी है, आप सबसे पहले जाते हो ऑनलाइन, उसके व्यूज पढ़ते हो, देखते हो लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिन लोगों ने इससे ऑलरेडी यूज किया है वो इसके बारे में किस तरह के व्यूज रखते हैं, आप उन चीजों को नोट करते हो। उनको नोट करने के बाद आप फिर उनकी रेटिंग्स को भी देखते हो, और इन सारी चीजों को देखने के बाद फिर आप ये भी सर्च करते हो कि ये प्रोडक्ट मुझे कब कहाँ से कितने में मिलेगी। प्राइस कंपैरिजन करते हो। तो ये सारी चीजें कस्टमर का बिहेवियर चेंज कर रही हैं पिछले कुछ हफ्ते से। पहले बाइंग बिहेवियर इस तरह से नहीं था। आप बाजार में जाते हो, चीज परचेज करते हो, ज्यादा से ज्यादा आप 3-4 शॉप देखते हो, उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है कि ये चीज इतने की मुझे कॉस्ट करेगी, तो आप उनको बाय कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। आप एक चीज परचेज करने जाते हो और आप उसके अल्टरनेटिव, फर्ज करो एक हेडफोन आप परचेज करने जाते हो, आपने हेडलाइन पर हेडफोन परचेज करना था, आपको वहां पे वैरायटी भी मिली बहुत सारे हेडफोन के। हेडफोन के अलावा वहां पे आपको उसके अल्टरनेटिव मिल जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें भी मिल जाएंगी जो उसके अल्टरनेटिव। या आप ये देख रहे हो कि कुछ वायरलेस स्पीकर भी होंगे जो उसको वो काम हेडफोन वाला भी करेंगे, और आपको मल्टी फंक्शन भी प्रोवाइड करेंगे। आप एज अ स्पीकर भी यूज कर सकते हो, एज अ हेडफोन भी यूज कर सकते हो। इस तरह बहुत सारी चीजें वो यानी कि हेडफोन तो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी वो सारी वो चीजें सारी फंक्शनलिटीज के अंदर मौजूद है। तो आपको बहुत सारी अल्टरनेटिव भी मिल जाती हैं। तो ये एक चीज चेंज कर रही है कस्टमर के बिहेवियर। ओके, नो प्रॉब्लम। कंज्यूमर पे इम्पैक्ट देखते हैं, तो आप में से कोई बंदा मुझे थोड़ा सा डिस्कस करके बता सकता है कि जी कंज्यूमर पे किस किस्म का इफेक्ट आया। ईमेल करना है बेटा हम आज मुझे। अच्छा जी, अलीना शाह, आपको मैंने अनम्यूट किया, आप काइंडली जरा ये पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ बेटा। ये चीज नोट रखें कि आप लोगों की ये क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं, अगर आप नहीं करेंगे दे विल बी गॉन। अरूसा सलीम, आपको मैंने अनम्यूट किया, तो आप जरा मुझे ये आप बता सकते हैं बेटा। जी, आप मुझे बता सकते हैं कि ऑनलाइन कैसे कस्टमर का इम्पैक्ट बिहेवियर इम्पैक्ट हुआ है ई कॉमर्स से। यस सर। जी बताएं जरा। सर ऑनलाइन के थ्रू ये था कि जिस तरह कस्टमर अक्सर घर पे होते हैं और वो मार्केट नहीं जा सकते। उसको जो परचेजिंग प्राइसेस मिलती हैं वो किस तरह की मिलती हैं, कम मिलती हैं या बहुत ज्यादा चॉइसेस मिलती हैं।
सर इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। हाँ, चॉइसेस तो बहुत है। और प्राइसेस का क्या है, क्या मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइसेस लो होती हैं या हाई होती हैं या इकोनॉमिकल होती हैं? ठीक है। सर रिजनेबल प्राइसेस होती हैं, न्यू और प्रोडक्ट किस तरह से इसमें आप मतलब? लोग बार्गेनिंग नहीं कर सकते, इसमें आपको फिक्स प्राइसेस होती हैं, और अगर आप इसको ले परचेज करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज उन वो आप लोगों को फोर्स नहीं करते। ठीक है। अच्छा चलें, गुड, आप काफी अच्छा एक्सप्लेन किए। तो कंज्यूमर पे इम्पैक्ट आपका दो तीन चार पर्सपेक्टिव में आता है। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन सेल्स को देखते हो बेटा। एक कंज्यूमर जो आपके हैं, वो ऑनलाइन आपसे एक चीज एक लोकल मार्केट में अवेलेबल है, वो इंटरनेशनल मार्केट में आ जाती है आपके ई कॉमर्स को सेटअप करने से। तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का बंदा बैठ के यूके से चीजें परचेज कर सकता है, अनलेस अनटिल वो वहां पर चीजें डिलीवर भी करे। ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें डिलीवरी चैनल भी आ जाते हैं। और यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन सेल्स है, जो कस्टमर आपका थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठ के इंटरनेशनल मार्केट से अगर चीज बाय कर सकता है या बाय कर लेता है, उसका इम्पैक्ट ये आता है कि एक आपकी लोकल मार्केट से चीजें डायरेक्ट कंपटीशन में आ जाती हैं प्रोडक्ट। और आपकी कस्टमर के साथ जो कम्युनिकेशन है वो भी डायरेक्ट होती है। आप एक क्लाइंट आपसे कोई चीज परचेज करता है ऑनलाइन आपकी वेबसाइट से, तो आप उसको थ्रू ईमेल, जब तक आपके पास ईमेल नहीं होगा ना बेटा, आप ऑनलाइन कोई चीज परचेज नहीं कर सकते। ये भी एक हकीकत है। क्योंकि आपने जब भी ऑनलाइन कोई चीज परचेज करनी है, आपने उसका ऑनलाइन का वो फॉर्म फिल करना है, उसके अंदर आपको अपना ईमेल एड्रेस मत देना पड़ेगा। अगर आप ईमेल एड्रेस, और वो भी वैलिड ईमेल एड्रेस, अगर आप वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं देते, आप वो बाय नहीं कर सकते हैं कभी भी किसी भी वेबसाइट पे। और वो ईमेल एड्रेस इसलिए होता है कि आपको एक तो प्रूफ ऑफ परचेजिंग दी जाए, यानी कि आपको ऑर्डर की एक रिसीट भेजी जाए आपके ईमेल एड्रेस पे, कि आपके पास भी प्रूफ हो गया भाई आपने ये चीज बाय की है हमारी हमारे वेबसाइट पे, किस टाइम पे बाय की और कितने में बाय की और क्या वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। दूसरी ये होती है कि आप कंपनी डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है कस्टमर से। अपनी जितनी भी न्यू प्रोडक्ट्स होती हैं, अपनी जितनी भी प्रमोशंस होती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, वो उन ईमेल एड्रेसेस को यूज करते हुए कस्टमर को इन्फॉर्म कर रही होती हैं, बता रही होती है कि हमारी नई प्रोडक्ट आई हैं मार्केट के अंदर, तो ये प्रोडक्ट आपको छूट करेगी, या ये प्रोडक्ट आपकी एज वाइज, आपके इनकम वाइज आपको छूट करती है। इसके अलावा आपके कस्टमर के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस आ जाती हैं। लोअर प्राइसेस के अंदर आप एक प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो, तो आपको कितनी चीजें वहां पे उसी तरह की मिल जाती हैं विद इन वन क्लिक। आप 10 वेबसाइट ओपन करते हो गूगल से, आपको 10 शॉपिंग वेबसाइट मिल जाती हैं जिनके ऊपर एक जैसी प्रोडक्ट, मिलती जुलती प्रोडक्ट, मिलते जुलते स्पेसिफिकेशन और प्राइसेस को भी आप कंपेयर करते हैं यहाँ पे। तो कस्टमर पे इम्पैक्ट ये आता है कि कस्टमर का जो एक परचेजिंग डिसीजन है, वो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हो गया। वो अब ब्लाइंडली कोई चीज परचेज नहीं करेगा। वो उन चीजों को पहले सर्च आउट करेगा, इनके बारे में देखेगा कि ये कहाँ कहाँ पे किन किन वेबसाइट मुझे मिल सकती हैं, किन किन प्राइसेस में मिल सकती हैं, और मुझे लोअर प्राइस और अच्छी क्वालिटी की चीज कहाँ से मिलेगी। वो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता है। तो ये बहुत बड़ा एक कंज्यूमर बिहेवियर पे इम्पैक्ट आया ई कॉमर्स का। इसके अलावा आपकी जितनी भी न्यू प्रोडक्ट्स आती हैं, अगर आपके में से कुछ लोगों को आइडिया हो, आईफोन 11 जब अभी आया है, तो आईफोन 11 आपको किसी भी फिजिकल स्टोर के ऊपर अवेलेबल नहीं था यूके के अंदर। ऑनलाइन वेबसाइट ई स्टोर के ऊपर ही उन्होंने लॉन्च किया था और वहीं से लोग बाय कर सकते थे। उसकी रीजन ये थी, जब आईफोन 10 लॉन्च किया गया तो वो फिजिकल स्टोर के अंदर था, तो वहां पे बहुत ज्यादा लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई थी फिजिकल स्टोर के बाहर। लोग पहले मतलब रात के 12 बजे से ही लाइन में खड़े हो गए थे यूके के अंदर, यूएस के अंदर, कि सुबह शॉप ओपन होगी तो हम यहाँ पे आईफोन बाय करेंगे। मतलब 6 साल लोगों के अंदर बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाइनें, और इसकी वजह से लाइन ऑर्डर के इश्यूज भी हुए वहां पे। तो जिसकी वजह से अब उन्होंने क्या किया था कि अब जैसे आईफोन 11 आया, तो वो सिर्फ ऑनलाइन परचेजिंग पे उन्होंने लगाया कि आप ऑनलाइन फर्स्ट डे आप सिर्फ ऑनलाइन परचेज कर सकते, ताकि लोग फिजिकल स्टोर पे आए ही ना, ताकि वो जो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वो प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट ना हो। तो आपकी जितनी भी ऑनलाइन नई प्रोडक्ट्स आती हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, आपकी फिजिकल स्टोर के ऊपर बात होती ही नहीं। ग्लोबल मार्केट भी आपके कस्टमर के ऊपर इफेक्ट करती हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट आपकी लोकल मैन्युफैक्चर होती है, बाद वो लो क्वालिटी की सब स्टैंडर्ड गुड्स होती है। सेम प्राइस के अंदर आपको एक बड़ी मार्केट से
मतलब अली बाबा है या अमेजोन है, वहां से एक अच्छी प्रोडक्ट मिल जाएगी उसी ही प्राइस रेंज में। तो ये चीज भी इम्पैक्ट कर रही है कस्टमर को। उसके बाद मार्केटिंग बहुत एडवांस लेवल पे चले गई है ई कॉमर्स की वजह से। मतलब आपके मार्केटिंग मॉडल चेंज हो गए हैं। आप पहले मार्केटिंग में आमतौर पे यूजुअली आप ब्रोशर वगैरह या एडवर्टाइजमेंट करते थे या कोई स्कीम वगैरह लॉन्च कर देते थे। आज की दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहले नहीं थी, न्यू मार्केटिंग जो मॉडल्स हैं वो डेवलप हुए हैं, जो कि पहले नहीं थे। अगर आप लोगों में से किसी ने कोई ऑनलाइन चीज परचेज की हो तो उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप लोग जब चीज परचेज करते हो तो वो कहते हैं कि आप लोग इतने की चीजें परचेज करें, इतने की चीजें आप परचेज करें, ये हम आपको फ्री दे देंगे। मतलब आपको वहां पे फ्री बहुत सारी चीजें मिल रही होती हैं अगर आप उनका कोई एक बिल की अमाउंट क्लियर कर लेते हैं। मतलब आप 10,000 की चीजें बाय करोगे तो आपको ये चीज मिलेगी। आपको मेल शॉर्ट्स मिलते हैं, ईमेल शॉर्ट्स आते हैं, मतलब जैसे ईमेल जिनके पास होती है तो वो ईमेल के थ्रू आपको चीजें नई नई प्रमोशन आप सेंड करते हो कस्टमर को। ये भी एक मार्केटिंग का एक नया तरीका का था ई कॉमर्स की वजह से। प्रोडक्ट रिव्यूज फोरम, ये भी एक पिछले कुछ 4-5 साल से ये चीज डेवलप हुई है। फेसबुक पे बहुत सारे फोरम्स हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, तो आपके बहुत सारे प्रोडक्ट फोरम्स हैं जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को ना सिर्फ एडवर्टाइज कर सकते हो बल्कि उनके बारे में अपनी एक माउथ ऑफ वर्ड कैंडी कर पाए थे, जो कि आपकी फिजिकल जो आपकी फिजिकल एडवर्टीजमेंट थी, उसके अंदर काफी चीजें थी। जी, रिटर्न भी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टोर्स ऐसे भी हैं जो प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। उनकी रिटर्निंग पॉलिसीज भी हैं जो और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अच्छी होती जा रही है। मतलब पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, लोग रिटर्न ही नहीं करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं जो आपको रिटर्न पॉलिसीज के थ्रू आप चीजें रिटर्न कर सकते हो। और ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की मैं बात कर रहा था, तो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट से बहुत सारी चीजें बेहतर हुई हैं कॉस्ट वाइज कंपनी के अंदर, कि जो आप लोग एड बना रहे थे, एड आपका एक लिमिटेड टाइम के लिए बनता था, लिमिटेड लोकेशन के लिए बनते थे, आप बैनर्स बनवाते हो, आप होर्डिंग छपवाते हो, तो वो एक लोकेलिटी के लिए होता है या उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। लेकिन आज की दुनिया के अंदर आप सिंपली एक ऑनलाइन एक एड बैनर रेडी करते हो और वेबसाइट पे लगा देते हो, उस पर कोई लंबी थोड़ी कॉस्ट नहीं आती और उसको चेंज करना भी कोई मसला नहीं। मतलब वो बैनर आपने एक दफा बना दिया, उस बैनर को आप उसके अंदर कंटेंट को आप रिफ्रेश करते रहते हो, चेंज करते हो, तो वो सेम चीज बार बार यूज होती है, तो आपकी कॉस्ट का बहुत बड़ा एक फैक्टर जो है वो अफेक्ट हो जाता है, इम्पैक्ट आ जाता है। उसके बाद अगर आप देखते हो कि आपकी बिजनेस इम्पैक्ट को हम देखते हैं कि बिजनेसेस के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट आया है आपकी ऑनलाइन ई कॉमर्स की वजह से। तो बिजनेस इम्पैक्ट अगर आप लोग देखो तो बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी दो किस्म की कॉस्ट थी, एक सेटअप कॉस्ट थी, एक रनिंग कॉस्ट। तो ई कॉमर्स ने दोनों को कम किया। मुझे यहाँ से नहीं, सेटअप कॉस्ट ज्यादा होती है लेकिन आपके जो ई कॉमर्स बिजनेस है उसकी सेटअप कॉस्ट कम होती है। जी जी बताएंगे जरा। सेटअप कॉस्ट जो है वो ई कॉमर्स में कम है, लेकिन बिजनेस जो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें सेटअप कॉस्ट ज्यादा है। कैसे जी एक्सप्लेन वो जैसे करेंगे बेटा? आप बता रहे थे थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग चीजें। मुझे क्या नहीं चाहिए, जी सर जी। क्या चीजें नहीं चाहिए होंगी, कैन यू एक्सप्लेन दैट? मतलब उन्हें आउटलेट्स नहीं चाहिए होंगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं चाहिए होगा जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो नहीं चाहिए ई होगा। कॉमर्स है। और और उन्हें इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा मतलब। एग्जांपल दी थी आपको, जी लोकल जी। एक आपने अगर एक शॉप भी क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको 4-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसमें हमने कुछ डिस्कस किया था कुछ यस पॉइंट, सर। वो क्या थे? जैसे आपने बताया था कि हमें एक जगह चाहिए होगी, पहले हमें जगह फाइंड आउट करनी होगी, फिर उसका रेंट वगैरह होगा, हम्म, मशीनरी होगी। बिल्कुल ठीक है।
चलिए ठीक है। अच्छा, इसमें महबूब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आप जरा इसको थोड़ा सा बताएंगे, आइडिया था इसमें थोड़ा बहुत? यस सर, मुझे आइडिया इसका है। जी बताएंगे थोड़ा सा? सर इसमें सर ये होता है कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ना एज अ ट्रेडिशनल बिजनेस के तौर पर, ठीक है सर, उसमें आपको सबसे पहले कुछ जगह आपको देखनी पड़ेगी। उसके लिए भी सर आपको फिक्स कॉस्ट भी चार्ज होगी। अगर आप प्रोडक्शन उसके जी ऊपर करेंगे तो उसको वेरिएबल कॉस्ट भी चार्ज होगी। तो इसलिए सर उसमें सेटअप आपको एक मेंटेन करना पड़ेगा, एक जिसके जिसके बाद आप जो है ना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और ई कॉमर्स में ये है सर, इसमें जो सेटअप कास्ट है ना ऑलमोस्ट सर ये खत्म ही है उसमें, क्योंकि सर इसमें ना तो सेटअप कास्ट होगी और ना वो उसके बाद इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को इस तरह। जस्ट आपको सर इंटरनेट चाहिए होगा और आप इस स्टोर पे काम कर सकेंगे। नहीं, लास्ट टाइम हमने बात नहीं की थी कि सेटअप कॉस्ट ऑलमोस्ट नियर टू जीरो होगी, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल बिजनेस और कंज्यूमर मार्केट, ये एक पॉइंट लिखा हुआ है बिजनेस इम्पैक्ट के अंदर कि आपका जो बिजनेस है, क्योंकि एक लोकल मार्केट छोड़ के एक बंदा मतलब जंपिंग कर जाता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो उसको बहुत सारी चीजें फेस आउट करनी पड़ती हैं। आप उसको डेफिनेटली आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, आपको ई कॉमर्स साइट डेवलप करनी पड़ती है, आपको उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम मैनेज करना पड़ता है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक वेबसाइट बनाई है और आपका बिजनेस ऑनलाइन होता है, ऐसा नहीं है। हर चीज आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका कैरियर कौन सा आपके साथ इन्वॉल्व होगा। आपने अगर चीजें डिलीवर करनी है तो वो दो स्टेप पे कस्टमर को कैसे डिलीवर होंगी, कितने टाइम में डिलीवर होंगी और उसकी कॉस्ट क्या है, ये सारी चीजें बिजनेस के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो आपने एंड प्रोडक्ट को ये देखना है कि आपकी जो एंड प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो रही है वो कितने में कॉस्ट करके डिलीवर हो रही है। इसके अलावा क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आप जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो हो सकता है ट्रेन नहीं होते, वो डेफिनेटली ट्रेन नहीं होते, तो वो आपकी एक जो नया सेटअप लगता है उसमें वेबसाइट को हैंडल करना, ऑर्डर टेकिंग करना, ऑर्डर को पैक करना, डिलीवर करना और फिर सारे के सारे रिसीव्स को प्रिंट आउट लेने उनके, ये सारी चीजें, क्योंकि आप आम ट्रेडिशनल बिजनेस में इस तरह से काम नहीं कर रहे हो, इन्वेंट्री इस तरह से मैनेज नहीं कर रहे हो। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अगर 90% कोई ई कॉमर्स जो फ्लॉप होते हैं उनमें जो रीजन होती है उनकी फ्लॉप होने की, और सबसे बड़ी रीजन इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है कि आपको एक ऑर्डर आया है और आपके पास वो ऑर्डर के अंदर उस ऑर्डर के रिलेटेड आपके पास प्रोडक्ट नहीं है इन्वेंट्री के अंदर और ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। 90% केसेस के अंदर ई कॉमर्स इंडस्ट्री के जो ई कॉमर्स स्टार्टअप है वो फेल इसी वजह से होते हैं कि वो अपनी जो इंटरनल मैनेजमेंट है, जो स्टॉक मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं करते। तो इस पे स्टॉक अभी हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें जो स्टॉक मैनेजमेंट है वो टोटल कंप्यूटराइज्ड है। ऑटोमेटिकली आप उसको मैनेज करोगे, स्टॉक एंटर करोगे, जैसे जैसे स्टॉक सेल आउट होता जाएगा वैसे वैसे स्टॉक आपके पास कम होता जाएगा। तो आपके पास एक पूरी रिपोर्ट भी आ जाएगी, आप रिपोर्ट भी निकाल सकोगे कि एक महीने में मेरे पास स्टॉक इन कितना हुआ, आउट कितना हुआ और कितना मैंने प्रॉफिट इसके ऊपर अर्न किया। इसके अलावा बिजनेस को सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी सामना इसकी वजह से करना पड़ा है। ई कॉमर्स की वजह से कुछ जो चैलेंजेस है, हम आज जरा चैलेंजेस को पहले डिस्कस कर रहे हैं कि ई कॉमर्स की वजह से बिजनेस को चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस हवाले से हैं कि आपके जो लोग हैं जो मतलब ऑनलाइन नहीं परचेजिंग करना चाहते, ऑन कुछ ऐसी मैंने आपको बताया था एज ब्रैकेट है 50+, जो मतलब ऑनलाइन कंफर्टेबल नहीं है चीजें परचेज करना। और एक है आपकी ब्रैकेट लो 30, जो कि बहुत ज्यादा शौकीन है ऑनलाइन चीजें परचेज करने में, दे आर वेरी मच फाउंड ऑफ के वो लेटेस्ट चीजें जो है परचेज करें, उनको यूज करें और लेटेस्ट चीजें क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल। तो आपके ऑनलाइन पेमेंट्स के जो इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा प्रीवेल करते हैं। अभी पाकिस्तान में 90% जो बिजनेस है वो कैश ऑन डिलीवरी है। उसकी रीजन भी यही है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते वेबसाइट के ऊपर, और लोग सेफ फील नहीं करते अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना पिन कोड आप लोगों के साथ शेयर करना आपकी वेबसाइट के ऊपर, अपने क्रेडिट कार्ड का और डेबिट कार्ड का ये पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना वो सेफ नहीं समझते, जिसकी वजह से कम और बिजनेस को ये इशू फेस करना पड़ता है कि ऑनलाइन वो बात तो बना भी लेते हैं लेकिन उनके पास क्योंकि कोई सिक्योर पेमेंट गेटवे नहीं होता, जिसकी वजह से उनका बिजनेस इस तरह से
ग्रो नहीं कर सकता जिस तरह से करना चाहिए। अमेजोन का बिजनेस आज की दुनिया में इतना ग्रो क्यों कर गया? उसकी रीजन ये है कि उसने इतने जितने भी ये चैलेंजेस हम डिस्कस कर रहे हैं इनके ऊपर ओवरकम किया, इनको कम किया, इनको कैटर किया। उसके बाद ऑनलाइन कस्टमर को डील करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका एक कस्टमर, क्योंकि आपका फिजिकल स्टोर के ऊपर आपका मैन टू मैन फेस टू फेस उसका आपके साथ रिलेशनशिप होता है, लेकिन यहाँ पे आप ओवर द इंटरनेट उसके साथ लिंकअप होते हो, तो आपके साथ आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो वर्बल नहीं बल्कि रिटर्न होती है। आप ईमेल लिख रहे होते हो, आप उनको मैसेजेस सेंड कर रहे होते हो, चैट बॉक्स पे कमेंट कर रहे होते हो, उससे बात कर रहे होते हो। हाँ, कुछ अच्छी कंपनीज ने अपने एजेंट्स भी बैठाए हुए हैं जो वॉइस चैट वगैरह भी कर लेते हैं, मतलब आपको सपोर्ट भी दे रहे होते हैं। तो अभी बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो आपको ऑनलाइन कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको कस्टमर सर्विस यानी ऑडियो वीडियो कॉल भी आपको प्रोवाइड कर देती हैं, लेकिन वो बहुत कम मतलब उसमें हाथ है। लेकिन इसका पूरा सेटअप लेना पड़ता है एक ई कॉमर्स स्टोर को, अगर उसने ऑनलाइन कस्टमर्स को डील करना है तो उसका पूरा एक कस्टमर मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, पूरा एक सेटअप है जो अलहदा से कॉल्स को ट्रेस आउट करता है, कॉल को हैंडल करता है, कॉल को डिलीवर करता है कस्टमर को, कस्टमर से आने वाली इनकमिंग कॉल्स को हैंडल करना और नुमाइंदों को आगे डिलीवर करना। आप सब लोगों ने कस्टमर सर्विस पे कॉल की होगी, गैस के, मोबिलिंग पे और टेलीनॉर के डिफरेंट टेलकोस पे, तो आपने देखा होगा कि आपको क्यू में लगाया जाता है, आपको वेट करवाया जाता है, फिर जैसे ही कोई रिप्रेजेंटेटिव फ्री होता है तो आपको वो डिलीवर की जाती है आपकी कॉल। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट मांगती हैं, ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर मांगती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिजनेस पे। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स को क्रिएट करना भी कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर एक चैलेंज है कि आपने कौन सा कैरियर चूज करना है, वो कौन सा कैरियर होगा जो आपकी चीजें तक लोगों तक पहुंचाएगा, जिसमें आपके पास हमारे यहाँ पे टीसीएस वन ऑफ द बेस्ट है, लेपर्ड है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो बेस्ट है और इनके कुछ रेट भी मुनासिब है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि टीसीएस के थ्रू वो चीजें डिलीवर होती हैं और आप टीसीएस वाले बंदे को पैसे कैश ऑन डिलीवरी देते हो और वो टीसीएस क्या करता है, अपनी कमीशन उसमें से माइनस करता है और आपको आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो कहने का मकसद ये है और ये एक ऐसा बिजनेस की बात कर रहे हैं जो विद इन बाउंड्री, विद इन आपकी समझ लें कि नेशनल लेवल पे काम कर रहा है या आपके लोकल कंपनी लोकल मार्केट में काम कर रहा है। अगर आप ई कॉमर्स से लेट्स सपोज दराज है और दराज सिर्फ पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा, दराज श्रीलंका में भी डिलीवर करता है, म्यांमार में भी डिलीवर करता है, इसके अलावा शायद मालदीव में भी और इंडिया में भी शायद करना शुरू हो गया, तो चीजें डिलीवर कर रहा है वहां पे भी। तो आप कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी बनाने पड़ते हैं आपको, अगर आउट ऑफ द कंट्री आपको चीजों को डिलीवर करना है। उसमें क्या करते हैं लोग के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को अपना सोल डिस्ट्रीब्यूटर या कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं कि अगर मेरे मेरे वेबसाइट से कोई ऑर्डर आएगा इस प्रोडक्ट का आपकी कंट्री से, यूके से आएगा लेट्स सपोज, तो आपने इसको डिलीवर कर देना है मेरे भी हाथ से और हमें आपको चार्जेस आपको मिलेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को भी स्टैब्लिश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोकल नेशनल मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और जैसे जैसे आप इंटरनेशनल मार्केट में घुसते हैं आपको पता है कि कंपटीशन भी बढ़ता जाता है। एक लोकल मार्केट प्रोडक्ट जब इंटरनेशनल मार्केट में जाती है तो उसको कम्पीट करने वाले बहुत से लोग होते हैं। कंपनी पैक करती है, टीसीएस वाले कभी भी पैक नहीं करते। अच्छा, ये पैकिंग का भी एक बहुत बड़ा एक इशू था, ये रिसेंटली पकड़ा गया कि कुछ लोगों ने क्या किया कि एक कंपनी थी जो अगर आपने किसी अच्छी कंपनी से वो चीज मंगवाई है ना तो वो प्रिंटेड का बैग होता है, उसका वो कवर होता है ना वो प्रिंटेड होता है, उसमें कभी भी आपको कोई आम से शॉपर में वो चीज नहीं डिलीवर करता, वो प्रिंटेड होता है, कंपनी का लोगो होता है उसके ऊपर वो और वो स्टैम्प होता है और वो पैक्ड होता है प्रॉपर्ली और ये चीजें पैक करके भेजती है कंपनी। टीसीएस वाले कभी भी नहीं पैक करते और ये आप लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है एक स्कैम से बचने के लिए कि वो रिसेंटली एक स्कैम था जब उसमें एक वेबसाइट मुझे नाम भूल गया उसका, तो उसकी कुछ चीजें डिलीवर कर रहे थे लोग उसके नाम पे, यानी ऑर्डर आता था वो उसकी ओरिजिनल चीजें खुद रख लेते थे, उसकी उसकी जगह पे सब स्टैंडर्ड गुड्स पैक करके आगे डिलीवर कर रहे थे कस्टमर्स को। अब वो बाद की बात है वो टीसीएस कर रहा था, ये कौन सा कर रहा था उसका नाम मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये चीजें प्रॉब्लम हो रही थी।
तो जो चीज पैक होती है वो कंपनी के वेयर हाउस से पैक होती है और कंपनी खुद पैक करती है और वो टीसीएस वाले को सिर्फ डिलीवर करते हैं। टीसीएस का काम सिर्फ डिलीवर करना है और नथिंग एल्स। उसके बाद हम देखते हैं जी आपकी जो कंपटीशन की मैं बात कर रहा था कि आपकी मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा आ जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में आप जाते हो तो आप एक फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट है तो वहां पे पूरी दुनिया से लोग आए होंगे कंपटीशन में आपके जो ग्लास प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपकी शायद आपके कम पैसों में भी सेल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप अगर क्वालिटी पे कम्पीट कर रहे हैं डेफिनेटली आपके पास एक टारगेट ऑडियंस होगी, टारगेट मार्केट होगी, तो आप वहां पे सस्टेन कर सकोगे। लेकिन अगर आप अपनी पूरी तैयारी से ई कॉमर्स इंडस्ट्री में नहीं गए, पूरा होमवर्क नहीं किया, तो यू कांट स्टे ओवर देयर, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आपके पास इतना टफ कंपटीशन आएगा कि एक ही चीज जो आपकी मार्केट में आप 10 रुपए की सेल कर रहे हो सकता है चाइना वही चीज 5 रुपए की सेल कर रहा हो इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन क्योंकि उसकी क्वालिटी वो नहीं होगी जो क्वालिटी आपकी प्रोडक्ट की है, तो आप सस्टेन कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटीज आर देयर कि आप उसको कम्पीट कर लो क्वालिटी। तो आप लोगों ने इसको भी देखना होता है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है कि जब एक कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में घुसती है तो उससे बहुत सारे चैलेंज, ये कंपटीशन का भी सामना करना पड़ता है। उसके बाद ई कॉमर्स में आपकी जो लोकल कंपनी थी उनकी मोनोपोली को भी चैलेंज किया। आपकी जो कंपनी थी जो मतलब आपकी मोनोपोली बना के बैठी हुई थी लोकल मार्केट के अंदर, उनको भी इसने चैलेंज किया कि आप एक ऐसी कंपनी है, पर करे गोरमे है पाकिस्तान के अंदर और गोरमे यहाँ पे बेकरी आइटम के अंदर उसकी मोनोपोली है, वो किसी और कंपनी को घुसने नहीं दे रही। वो कहते हैं जी मेरी मोनोपोली किसी एक आइटम है वो मिलती ही गोरमे को है। अगर कोई कंपनी वही सेम आइटम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करना शुरू कर दे, अगर वो उसी तरह की सेम आइटम ऑनलाइन अगर आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देती है, तो ये बहुत बड़ा चांस है कि लोग वो आपकी मोनोपोली चैलेंज हो जाएगा। तो मोनोपोलिस्टिक जितनी पावर्स हैं और आप वो खुद बिजनेस से हो तो मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं कि मोनोपोली क्या होती है। तो मोनोपोलिस्टिक जितनी भी चैलेंजेस होते हैं या पावर्स होती हैं उनको ये चैलेंज करती है आपकी ई कॉमर्स। आपकी कॉमर्स एक सिंपल एक वेबसाइट लॉन्च करती है और वो जो प्रोडक्ट आपको कंपनी मार्केट में नहीं मिल रही होती है, शॉर्टेज हो रही होती है या किसी एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर के पास होती है, आपके पास एक अलग से वेन्यू आ जाता है और वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। तो आपकी जितने भी मोनोपोली की पार्ट होती हैं उनको भी ये चैलेंज करती है। आपके जितने भी स्टाफ है, जो पुराना स्टाफ होता है उसको आपने रिट्रेन करना पड़ता है ई कॉमर्स के लिए, ये भी चैलेंज है आपके बिजनेस के लिए कि आपको पूरे का पूरा स्टाफ रिट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो स्टाफ है वो ओल्ड सिस्टम के ऊपर ट्रेन हुआ होता है। तो लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है, लैपटॉप हैं, आपके जो सॉफ्टवेयर हैं, उनके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ये एक कॉस्ट के तौर पे कंपनी को बियर करनी पड़ती है बात बात कि आपके यहाँ जैसे ई कॉमर्स आया, ई कॉमर्स को आने के फौरन बाद कस्टमर को ऑनलाइन कस्टमर जो आपके एम्प्लॉयज हैं उन्होंने कस्टमर को ऑनलाइन डील कैसे करना है, ये भी उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि आपने ईमेल कैसे लिखनी है, आपने उनसे चैट कैसे करनी है, आपको उनको बाद पर पेट क्वेश्चन के आंसर लिख के दिए जाते हैं और आमतौर पर कस्टमर सर्विसेज के ऊपर उनके पास हर एक प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन उनके पास एक पैटर्न पड़ा होता है, 10 15 20 या 50 क्वेश्चन के आंसर लिख के दिए जाते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आएंगे, आपको यही आंसर देना होता है। तो आपने उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कस्टमर सर्विस की आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेन आउट करते हो, तो वो ट्रेंड होते हैं और जैसे जैसे चीजें उनके पास आती हैं वो उनको उसी तरह रिस्पॉन्ड बैक करते हैं कस्टमर को, क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेट करना होता है कस्टमर के साथ। इसके अलावा ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर को वेयर हाउस में पैक करना और फिर उसको मेक श्योर करना कि वो डिलीवर हो गया हो और डिलीवरी के बाद भी आफ्टर सेल एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना कस्टमर को। इसके लिए आपके जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको ट्रेन आउट करना पड़ता है, जो कि ओवरहेड कॉस्ट होती है। अच्छा, आज की क्लास बेसिकली हम इधर ही खत्म करते हैं। मैं आई होप कि मैं इसका जूम का कोई अल्टरनेटिव ढूंढता हूँ इसमें जरा हम बेटर तरीके से इसके साथ कम्युनिकेट करके इस चीज को आगे लेके चलें, क्योंकि इस तरह क्लास काफी बोरिंग हो जाती है कि हम इंटरेक्टिवली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर नहीं पाते और क्लास इस तरह से पढ़ने में ना मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है ना आपको पढ़ने